डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम कृषि के क्षेत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं वो शामिल करते हैं हमारे कार्यक्रम में। इसमें हम आपको एक खुला मंच प्रदान करते हैं कि उन विषयों से संबंधित आपके पास जो भी सवाल है, कुछ जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो वो आप हमसे सीधा हासिल कर सकते हैं। बता दें आपको कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी दो महत्वपूर्ण विषय हम आपके लिए आए हैं। क्या विषय है, आइए सबसे पहले आपको इसी की जानकारी देते हैं। आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में, यानी कि फूड प्रोसेसिंग के बारे में। साथ ही साथ हम आज आपको जागरूक करेंगे फसलों में जल प्रबंधन के संदर्भ में। दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, तो आप बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर क्या है? 1800-113060, 1800-113061। ये दोनों ही हमारे टोल फ्री नंबर है। आप इन पर अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने जो सवाल है हमसे साझा कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं अपने सवाल। 8800-520-717 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप कॉल करें या फिर हमें मैसेज करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आप हमारी ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। हेलो किसान 2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। इस पर आप तुरंत मेल करेंगे तो हम कार्यक्रम में उसे ज़रूर शामिल करेंगे। तो हमने आपको बता दिया है कि इन विषयों पर चर्चा होने वाली है। माध्यम क्या है अपने सवाल हम तक पहुंचाने के। इसके साथ ही आपको बता दें कि आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ भी उपस्थित हैं। परिचय करवाते हैं, डॉक्टर ऋतु सिंह हमारे साथ उपस्थित हैं। ये वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान की नई दिल्ली में। और साथ ही आपको बता दें हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर पोथुला श्रीनिवास ब्रह्मानंद जी, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम हेलो किसान में। तो आज के इस कार्यक्रम में बात होगी मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण और फसलों में जल प्रबंधन की। तो सबसे पहले मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में भी हम जानकारी हासिल करने की शुरुआत कर लेते हैं। और इसके साथ याद रखिए कि आपके कॉल्स का, आपके सवालों का भी हम इंतजार कर रहे हैं। तो डॉक्टर ऋतु, रुक करेंगे। मोटे अनाज बहुत ज्यादा प्रचलित है, हमारे किसान अच्छे स्तर पर खेती कर रहे हैं, जो उपभोक्ता है वो भी अच्छे स्तर पर यहाँ पर सेवन कर रहे हैं। जब बात आती है खाद्य प्रसंस्करण की, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? जी, मोटे अनाज ये का खाद्य प्रसंस्करण बहुत अच्छा विषय है ये हमारी आज चर्चा का, क्योंकि इनका संबंध सीधा हमारे स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण और किसान के साथ है जी। और इनका क्योंकि हमारे भोजन में ये बहुत दशकों से शामिल रहे हैं। मोटे अनाज हमारे क्या हैं? बाजरा, ज्वार, रागी, कोदू, कुटकी, सवा, ये सब मोटे अनाज हैं। पर इनके आकार बहुत छोटे होते हैं। नाम इनका मोटा इसलिए रखा गया है क्योंकि ये किसी भी आपके वातावरण में उगाए जाते हैं। कम पानी में भी उग जाते हैं, ये आपका जो कहेंगे बंजर ज़मीन पे भी उग जाते हैं, इसलिए इनको मोटा अनाज बोला जाता है कि रफ एंड टफ इसको करते हैं। पर इनका जो हमारा खाद्य में इस्तेमाल है सिर्फ रोटी, खिचड़ी, दलिया के रूप में ही सीमित रहा है पारंपरिक भोजन में। तो इसका बढ़ावा देने के लिए कि इसमें विविधता कैसे लाई जाए, कि स्वाद में विविधता हो और इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ाई जा सके, और सबसे अहम कि हमारे किसानों की आय दुगनी हो पाए, तो इसके लिए इनका खाद्य प्रसंस्करण बहुत
अहम है जी। और इस कई प्रकार से हम प्रसंस्करण कर सकते हैं। जैसे हमने आपका इसकी सफाई करके मिलिंग कर दिया, आटे के रूप में कर दिया, फोर्टिफिकेशन कर दिया, जैसे यानी कि इनका पोषण और बढ़ा दिया। दूसरा, हम लोग इसमें एक्सट्रूजन कुकिंग बोलते हैं, जिसमें फुला दिया जाता है, जैसे आपका पफ हो गए जी। या और नाश्ते हो गए। फिर आपका बेकिंग से, यानी कि बिस्किट के रूप में, केक के रूप में, ब्रेड के रूप में इनका प्रसंस्करण कर दिया जाए और इसका जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण करके भी और एक रेडी टू कुक उत्पाद के रूप में, क्योंकि जैसे रागी के आप देखिए रेडी टू कुक डोसा, इडली, ये सब आ रहे हैं। तो ऐसे ही आपके बाजरा के पफ आ रहे हैं, बाजरा का आटे का केक वगैरह आ रहा है। इस तरीके से कई प्रसंस्करण की कड़ियाँ हैं जिनको अपना के एक तो हम स्वास्थ्य सुधारेंगे ही, साथ ही हमारे किसान की आय भी बढ़ेगी। तो इसके लिए जोर है, क्योंकि ये हमारे पोषण की दृष्टि से देखा जाए बहुत ज्यादा लाभकारी कह सकते हैं कि साबित होते हैं। मोटे अनाज अभी के नहीं हैं, कई वर्षों से इनका सेवन किया जाता है, खेती की जाती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं थाली से लुप्त हो गए थे, लेकिन वापसी कर रहे हैं और अन्य रूपों में हम कह सकते हैं कि वापसी की जा रही है। चाहे हम पफ की बात करें, डोसे की बात करें, आजकल जो जंक फूड आता है उसका बहुत ही बेहतरीन विकल्प के रूप में ये सामने आ रहे हैं। किस तरह से खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ सकते हैं, कहां से ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्या लाभ आपको मिल सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले हमारी एक विशेष रिपोर्ट है, वो आपको दिखा देते हैं। श्री अन्न के नाम से प्रसिद्ध मोटा अनाज छोटे दानों वाले अनाजों का एक समूह है जो अपने असाधारण पोषण और अनुकूलनशीलता के लिए जाना जाता है। मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कंगनी, कोदो, कुटकी, चीना और सांवा आते हैं। बता दें कि इन सभी मोटे अनाजों का प्रसंस्करण कर कई तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। पापड़, चिप्स, मट्ठी और बिस्किट के अलावा मोटे अनाज से छोटे बच्चों के लिए भोजन बनाया जा सकता है। मोटे अनाज में मूल्य संवर्धन करके इनसे रोटियां भी बनाई जा सकती हैं और इन रोटियों को करीब 6 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। बाजरे की बात करें तो बाजरे का खाद्य प्रसंस्करण करके इससे मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाकर इन्हें अपने आहार में शामिल करने से लौह तत्व की कमी को दूर किया जा सकता है। बाजरे का प्रसंस्करण करके बाजरा मठरी, बाजरा लड्डू, बाजरा केक, बाजरा नमकीन और बाजरा टिक्की बनाई जा सकती है। वहीं मड़वा से डोसा और नमकीन तैयार किए जा सकते हैं। रागी का प्रसंस्करण करके इसके आटे से रोटी, चीला, कुकीज और इडली बना सकते हैं। बता दें कि भारत वर्तमान में दुनिया में मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन में 38.4% का योगदान देता है। न्यूनतम लागत में मोटे अनाज की खेती और जलवायु परिवर्तनों को झेलने की क्षमता ने इसे किसानों के लिए एक स्थायी विकल्प और देश की खाद्य टोकरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। जुलाई 2025 तक भारत ने 2024-25 के कुल 180.15 लाख टन मोटे अनाज का उत्पादन हासिल कर लिया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.43 लाख टन अधिक है। सरकार ने खाद्य उत्पादों में मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देने और उनके मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए 800 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मोटा अनाज आधारित उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना भी शुरू की हुई है। तो देखिए, अभी हम सब ने एक विशेष रिपोर्ट और मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में जाना है। इस पर और विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन यहाँ पर पहले मैं डॉक्टर ब्रह्मानंद का रुख करना चाहूँगी। जब हम बात करते हैं फसलों में प्रबंधन की, वो हमारे उर्वरक प्रबंधन भी होते हैं और साथ ही साथ हम कीट बीमारियों से भी प्रबंधन करते हैं, खरपतवार का भी नियंत्रण करते हैं, लेकिन जल प्रबंधन बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके बारे में बताइए, इसकी महत्ता के बारे में बताइए। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। एक्चुअली जल प्रबंधन का महत्व बहुत ज़्यादा है। जी जी। क्योंकि आज की जो जलवायु परिवर्तन को देखते हुए
और आबादी जिस तरह से बढ़ रहा है और इनको जो खाद्य सुरक्षा के लिए हम सभी के लिए जिम्मेदारी है कि इनको कैसे फीडिंग करें। तो एक तरह से वाटर रिसोर्सेस की कम हो रहा है जी। और धीरे धीरे हम उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है। तो इसको किस तरह से अगर हम प्रणाली करें जिसमें भारत सरकार की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के द्वारा और अनुसंधान के द्वारा और किसान भाइयों का और महिला किसानों का जो प्रयास के कारण हम लोग इसको अच्छी तरह से सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमारा भारत में अभी हम देखेंगे नेट सोन एरिया जितना हमारा पास है 141 मिलियन हेक्टेयर्स की नेट सोन एरिया है। इसके अंदर आपको 56% अभी सिंचाई क्षेत्र में आता है। तो पहले बहुत कम होता था, अभी सिंचाई क्षेत्र में हम लोग का इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा हुआ, तो अभी उस बढ़ोत्तर के कारण ये अभी 56% हुआ है। तो फिर भी 44% जो है वर्षाधार जमीन है। तो हम लोग को किसान भाइयों के लिए वर्षाधार जमीन में कैसे पानी को स्टोरेज करना है उसके ऊपर हमको जल प्रबंधन की हिसाब से हमको प्लान करना पड़ेगा, वाटर रिसोर्स प्लानिंग। क्योंकि अगर हमारा भारत में आप देखेंगे बहुत जगह में बरसात बहुत अच्छी तरह से होता है, कुछ कुछ जगह छोड़ के, तो उसको कैसे हम लोग उस पर्टिकुलर जगह में जब किसान की फील्ड में जब खेती में जब होता है तो उसको इमीडिएटली उसको कैसे स्टोर करना है उसके ऊपर दायित्व देना है। मतलब हम लोग को उसको उसमें एम्फोसिस देना है। इसमें भारत सरकार की तरफ से अमृत सरोवर योजना बहुत अच्छी योजना, उन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उसको इनाग्रेट किए थे 2022 में अप्रैल में। वो उसमें हम लोग 50,000 अमृत सरोवर्स को लक्ष्य रखा, लेकिन अभी 68,000 से ज़्यादा अमृत सरोवर हम लोग क्रिएट कर पाया। नहीं तो जो अमृत सरोवर ऑलरेडी है वाटर रिसोर्सेस उसको हम लोग जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को रिनोवेट किया है, तो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाया, वो एक मुद्दा हुआ। सेकंड एस्पेक्ट हुआ आपका सिंचाई क्षेत्र में, जैसा कैनाल कमांड से, जैसा डैम से पानी आ रहा है, जो हेड रीच में जैसा पानी जाता है वैसा मिड और टेल में इतना पानी किसान भाई के पास पहुंच नहीं पाता है, कन्वेंस लॉसेस ज़्यादा है। तो इसको कैसे कम करना है उसके लिए प्रेशराइज्ड पाइप्ड इरिगेशन सिस्टम को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार की तरफ से आ रहे हैं। हम लोग IARI वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर की तरफ से भी हमने उसको स्टैंडर्ड्स डेवलप कर रहे हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से। और इस तरह का हम लोग को प्रिसिशन इरिगेशन में भी कॉन्सेंट्रेट करना है सिंचाई क्षेत्र में। सो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, कम जल रिसोर्सेस जब कम हो रहा है उसको कैसे क्षमता कैसे बढ़ाएंगे उसके लिए हमको ध्यान देना है। तीसरा है वेस्ट वाटर, ये आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर भी है और म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। मुख्य रूप से जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जो है ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पैदा हो रहा है, तो उसको कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करें, ऐसा ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी हम लोग के पास है और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और भी कर रहा है, प्रयास कर रहा है। इसमें हमारे पास एक जलोपचार टेक्नोलॉजी है ICAR IRA की तरफ से। उसमें क्या होगा, वो वेस्ट वाटर को वो ट्रीट करेगा, ट्रीट करने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है, वो आपको कम मात्रा में जैसा कि आपका हानिकारक नहीं होगा, उसको सिंचाई क्षेत्र में उसको यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, लोड जो है ना पानी का जो वाटर रिसोर्सेस के ऊपर लोड कम होता है, प्रेशर कम होता है। तो इस तरह का हमको जल प्रबंधन करना पड़ेगा, उसका भी सही तरीके से उपयोग किया जा सकेगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर जल प्रबंधन बहुत जरूरी है, सरकार की तरफ से लगातार पहल की जा रही है, जो हमारे वैज्ञानिक है वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि उचित मात्रा में हमारे किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता रहे। जो हमारे ये प्राकृतिक संसाधन हैं इनका संरक्षण भी हो सके, वर्षा जल संचयन किया जा सके, तमाम विषयों पर हम कह सकते हैं पहलुओं पर काम किए जा रहे हैं। और आज हम इन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से हम एक कम संसाधन में अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं, क्या हम योजना बना सकते हैं जिससे हमें अच्छी उपज मिल सके और पानी भी जो है ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। तो इन सब विषयों पर और चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ से, हम जागरूक होंगे आज। लेकिन उससे पहले एक विशेष रिपोर्ट है हमारी, उस पर नजर डाल लेते हैं। अच्छी पैदावार के लिए फसलों में जल प्रबंधन काफी जरूरी है। इस पर बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि जल प्रबंधन कहते किसे हैं। फसलों की पैदावार के लिए खेतों में पानी के समुचित तरीके से उपयोग किए जाने की कला को ही उचित जल प्रबंधन कहते हैं। जल प्रबंधन के तहत सिंचाई और जल निकास को शामिल किया जाता है। पौधों के जीवन काल में
पानी का अहम स्थान है। संरचना की दृष्टि से पौधों में 84 से 99% तक जल पाया जाता है। पौधों की विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को जल प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, फसलों की बढ़वार और विकास के लिए भूमि में नमी का होना काफी जरूरी है। फसल की अच्छी उपज के लिए उचित मात्रा और उचित अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए और ऐसा सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था से ही संभव है। यानी पौधों के विकास के लिए सिंचाई की जरूरत होती है। खेती में सिंचाई का अपना एक अलग और अहम स्थान है। किसान को अच्छी उपज के लिए सिंचाई के ऐसे तरीकों का उपयोग करना चाहिए जिसमें पानी भी कम लगे और फसलों की जल संबंधी जरूरतें भी पूरी हो जाएं। किसान बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, स्प्रिंकलर आदि से फसलों में सिंचाई कर सकते हैं। फसलों में जल प्रबंधन का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि खेत में पानी लगाने से फसलों के हानिकारक कीट जैसे दीमक आदि को नष्ट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जल पौधों की जलोत्सर्जन क्रिया के लिए भी जरूरी है। इस प्रक्रिया में पौधे अपने आप को वातावरण के अधिक तापमान यानी लू, कम तापमान यानी पाला आदि से सुगमता से बचा सकते हैं। साथ ही निरंतर भूमि की सिंचाई करने से मृदा कणों के आकार में भी कमी होती है, जो कि फसलों की बढ़वार के लिए उपयुक्त होती है। अभी की बात करें तो मूली की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई की व्यवस्था करें। मिर्च में जल निकास की उचित व्यवस्था करें। वहीं इस समय बागों में भी जल निकास का उचित प्रबंधन करें। तो अभी आपने एक रिपोर्ट देखी, जाना यहाँ पर जल प्रबंधन के बारे में, जो पद्धतियाँ हैं विभिन्न, उनके बारे में जानकारी हासिल की है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम की जो चर्चा है हम उसे आगे जारी रखेंगे। आपके कॉल्स को हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे, सवालों को शामिल करेंगे, उनके जवाब आप तक जरूर पहुँचाएंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण और फसलों में जल प्रबंधन के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है जल्दी से अपना फोन उठाइए, अब हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर ईमेल आईडी पर मेल करके अपने सवाल हम तक जरूर पहुंचाइए। और कार्यक्रम में जो हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं हमारे साथ स्टूडियो में, वो आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुँचाएंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर ऋतु का यहाँ पर रुक करना चाहूँगी। आपने विभिन्न रूपों का जिक्र किया है, विभिन्न उत्पादों के बारे में जागरूक किया है हमारे किसानों को, हमारे उपभोक्ताओं को, हमारे दर्शकों को कि कौन किस तरह से वो मोटे अनाजों का सेवन कर सकते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई शुरुआत करना चाहे, इस ओर कदम बढ़ाना चाहे तो क्या कर सकता है। लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका पहले रुख कर लेते हैं, फिर ये सवाल लेकर फिर से आपके सामने मैं यहाँ पर रुख करूंगी। इस वक्त हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं क्या सवाल है उनका। कन्हैया लाल जी फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल।
हाँ, मैं बाबा लखा जिला से कन्हैया प्रजापति वाला। ये सवाल है कि मोटे अनाज के व्यंजन कैसे बनाए जाते हैं? मोटे अनाज के लिए व्यंजन कैसे बनाए जाते हैं मोटे अनाज के? जी, क्या कहेंगे? मोटे अनाज के आपके व्यंजन की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल जी, से जी, आप। जी। तो आप मध्य प्रदेश से हैं और जैसे हमारा वहाँ पे ज्वार बाजरा आपका आसानी से उपलब्ध है। सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास मोटे अनाज कौन से ज़्यादा उगते हैं, तो उनमें बस थोड़ी सी प्रसंस्करण की प्रक्रिया करनी पड़ती है ताकि उनकी जो हम शेल्फ लाइफ है वो बढ़ा सकें और उसके बाद हम उसको कई उत्पाद के रूप में बना सकते हैं। जैसे आपने पहले सफाई कर दी उसको, या तो आप उसको उबलते हुए पानी में उबाल लीजिए आधे मिनट के लिए, जैसे बाजरा है, क्योंकि उनकी ऊपरी परत पर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि उनकी शेल्फ लाइफ को कम कर देते हैं और हम खाने के बाद हमें पचता नहीं है ठीक से। तो इस तरीके से अगर हमने आधे मिनट के लिए उसको 30 सेकंड के लिए उबाल दिया और फिर उसको सुखा के उसका आटा बना लिया, तो आपके पास आटे के रूप में आ गया। या आप अंकुरित कर लीजिए, जैसे आपने भिगोया, कपड़े में बांधा, छोटे छोटे अंकुर आ गए, उनको सुखा लिया, हल्का सा भून के फिर पीस लिया, तो आपके पास ये आटे के रूप में आ गया, चाहे ये ज्वार है, रागी है, बाजरा है। अब आप इस आटे से कई प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं। जैसे आप रोटी तो बनाते ही थे, अब आप चाहें तो इससे आप मठरी है, अगर आप बेकरी के काम में जाना चाहते हैं तो आप बिस्किट है, ब्रेड है, अगर आप उसके जैसे बच्चे पसंद करते हैं पास्ता नूडल्स, उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उससे वो बनाए जा सकते हैं। और इनकी यही नहीं, मैं कहूँगी कि मशीनें बड़ी बड़ी भी हैं। आप एक अकेले आप घरेलू स्तर पे भी इस्तेमाल करने के लिए छोटी मशीनें आ गई हैं, जैसे नूडल्स बनाने के लिए भी हाथ से बनाने वाली मशीन आ गई है। तो ऐसे ही अगर बड़े स्तर पे जाना चाहते हैं उसके लिए बड़ी मशीन आ गई है। तो इस तरीके से मशीनों का इस्तेमाल करके भी आप उत्पाद बना सकते हैं। घर में छोटा ओवन होता है तो ओवन में आप बिस्किट, केक, ब्रेड ये बना सकते हैं। पर आपको इससे पहले ये सब, क्योंकि हमारे नए उत्पाद हैं, क्योंकि बच्चों को ये स्वाद लगेंगे, हम उनको खिचड़ी बना के या युवाओं को हम दलिया के रूप में देंगे तो नहीं पसंद करेंगे। पर इनको अगर हम इनको कुछ नया बदल के देंगे तो वो ज़रूर पसंद करेंगे और खाने में इस्तेमाल करेंगे। पर इससे पहले मैं कहूँगी आप अपने क्षेत्र के किसी भी नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ज़रूर इसके बारे में प्रशिक्षण लें, उसमें आपको और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल, तो यही मेरा भी यही सवाल था कि क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर घरेलू स्तर पर आपको इस्तेमाल करना है तो उसके लिए भी मशीनें उपलब्ध हैं, लेकिन अगर एक व्यवसाय के तौर पर इसे स्थापित करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बड़ी मशीनें हैं, लेकिन उसके लिए भी आप ज़रूर ट्रेनिंग ले लें, प्रशिक्षण हासिल करना बहुत ज़रूरी है, जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है और नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय का रुख इसके लिए किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा है बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ तो हमें जल प्रबंधन करना है, पानी को इकट्ठा करना है, तो कुछ शहरों का पानी होता है गंदा है, ये में दे सकते, बरसात पानी जो है में सकते। बिल्कुल, जल प्रबंधन के बारे में आप हासिल करना चाहते हैं कि बरसात का पानी जो है संरक्षित किस तरह से किया जा सकता है जिससे आगे चलकर उसका इस्तेमाल किया जा सके, क्या कहेंगे आप यहाँ पर डॉक्टर ब्रह्मानंद? नंदस्वरूप जी नमस्कार। आपने बहुत अच्छी विषय में आपने चर्चा कर रहे हैं। इसमें एक्चुअली हमने पहले ही बता रहे थे, जो जैसा वर्षाधार परिस्थिति है उसमें हमारा पास ऐसा सिचुएशन है कि जिसमें बारिश की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छी तरह से अच्छी मात्रा में बारिश हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा अलग अलग समय में थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, हम इसको बोलते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। तो इसको कैसे हम लोग स्टोरेज कर सकते हैं, उसके लिए तो भारत सरकार की तरफ से जैसा अमृत सरोवर योजना है, जिसमें बहुत अच्छी तरह से प्रयास किया जा रहा है। मैंने जैसा बताया था 68,000 अमृत सरोवर से इधर नया बना है, नहीं तो उसके साथ कुछ ऑलरेडी पुराना वालों को रिनोवेशन किया है। लेकिन इसमें सब मिल के करना पड़ेगा। जैसा आपको ऐसा कोऑपरेटिव बेसिस में सब लोग मिल के कम्युनिटी बेसिस में एक ग्राम पंचायत को एक्चुअली स्ट्रेंथन करके उसी की द्वारा अगर आप आगे जाएंगे। आजकल हम बात करते हैं जो वाटर यूजर एसोसिएशंस है, जैसा वाटर शेड्स में हम लोग सजेस्ट करते हैं, तो वाटर यूजर एसोसिएशंस में जितना भी जो पानी को यूज़ करते हैं किसान भाइयों, ये सब लोग एक सदस्य होकर एक अच्छी तरह से एक प्रणाली बना के
ये लोग आगे लेकर जाते हैं। जैसा कहा सॉइल वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स कहाँ करना है, जैसा जल संरक्षण के लिए जो स्ट्रक्चर्स करेंगे, करने के बाद इसको कैसे व्यवहार करना है। सपोज एक किसान भाई उसको अपना ज़मीन में अलो किया, लेकिन उसको दूसरा सराउंडिंग फील्ड्स में भी जो किसान भाई हैं उनको भी वो देने के लिए सहकार करना पड़ेगा, मतलब कोऑपरेट करना पड़ेगा। इस तरह का अच्छी तरह से बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स सक्सेसफुल स्टोरीज है। और हमने वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर की तरफ से हम लोग अच्छी प्रयास अनुसंधान में भी इसके लिए कर रहा है। जो वाटर स्टोरेज के लिए कैसे कहाँ अगर आपने स्ट्रक्चर करेंगे, उसको लोकेशन को कहाँ करेंगे तो आपका पानी ज़्यादा रहेगा, स्लोप को देखते हुए और वहाँ का जो भौगोलिक स्तर में जो बारिश जितना हो रहा है, जिस मात्रा में हो रहा है, उसको देखते हुए, सॉइल टाइप को देखते हुए हम लोग उसको डिसाइड करते हैं। तो उसमें हम लोग हेल्प करते हैं और ग्राम पंचायत के द्वारा अगर आप लोग इकट्ठा होकर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए एक समूह के तौर पर ग्राम पंचायत के रूप में अगर इस ओर कदम बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर ज़्यादा लाभ मिल सकता है। सरकार तो पहल कर ही रही है, साथ ही साथ हर एक जन को इस ओर अपनी भागीदारी ज़रूर निभानी चाहिए, जिससे वर्षा जल संचयन अच्छे स्तर पर किया जा सके और आगे उसका इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया जा सके। बढ़ते हैं आगे। हिमाचल के शिमला से हमें कॉल किया राकेश जी ने, आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो, नमस्कार जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जैसे कि हम मोटे अनाज खेती करते हैं, जैसे रागी है, तो प्राकृतिक खेती में लाई जा सकती है। और दूसरा मेरा सवाल ये, जैसे कि हम फसलों में जो है जल प्रबंधन करते हैं, तो किस तरह से हमें ध्यान रखते हैं। जैसे कि हमारे इधर जो है बर्फ गिरती है, जब बर्फ का पानी हम संरक्षण कर सकते हैं। ये मेरे दोनों सवाल है। बिल्कुल। तो प्राकृतिक खेती रागी की जा सकती है, डॉक्टर ऋतु क्या बिल्कुल कहेंगे? की जा सकती है, क्योंकि मैं बोलना ही चाह रही थी कि मोटे अनाज आपके हमारे ऐसे ही अनाज हैं कि इनमें आपको ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है रसायनों की, आपको कीटनाशकों की, क्योंकि इनमें जल्दी से अटैक नहीं होता है कीटों का। तो ये इसको हम प्राकृतिक खेती, जैविक खेती दोनों में शामिल कर सकते हैं। आप आसानी से इसको कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश जहाँ पे आप हैं वहाँ मंडुआ काफ़ी होता है, जैसे लोकल भाषा में रागी को मंडुआ कहा जाता है, तो वहाँ आप आसानी से कर सकते हैं। और आप जैविक उत्पाद के रूप में जो इसके उत्पाद बनाएंगे, प्रसंस्कृत उत्पाद, तो आप उन पे जैविक का लोगो या प्राकृतिक खेती का लोगो लगा के भी आराम से बाजार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर की जा सकती है। एक और सवाल, बर्फ के पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या कहेंगे आप? बर्फ़ के पानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें कुछ टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अनुसंधान के हिसाब से जनरली क्या होता है कि जैसा ठंड समय में, जैसे विंटर समय में जब इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, उसको कन्वे करने में, स्पेशली पानी का जो पाइप सिस्टम का अंदर में जो चोकिंग होता है, तो उसके लिए एक्चुअली थर्मोस्टैट और आजकल जो इंसुलेटेड मटेरियल्स के लिए प्रयास किया जा रहा है। अभी एक नीति आयोग की तरफ से एक वर्कशॉप भी हुआ था, वो भी हिमाचल प्रदेश में शिमला में ही हुआ था। तो उसमें डिस्कशन में भी, उसमें चर्चा में भी यही पॉइंट आया था। आजकल हम लोग वर्ल्ड वाटर डे जो सेलिब्रेट किया विश्व जल दिवस में, उसमें जो मुख्य थीम भी ये है कि जो ग्लेशियर्स है, वो ग्लेशियर्स हमारा हिमालयन इकोसिस्टम में जो ग्लेशियर्स है, ये मेल्टिंग रेट ज़्यादा हो जा रहा है, इवन पूरा विश्व में हो रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि उसका नीचे जो पहाड़ के नीचे जगह जो है, हिमाचल प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इसमें क्या होता है, वो पानी आके वो वहाँ जो स्टोर होता है वो लेक्स में, वो जब लेक में जो वाटर बॉडी में जो स्टोर होता है, पहले उसका कैपेसिटी के हिसाब से वो लेक सही था, लेकिन आजकल जो फास्ट मेल्टिंग रेट हो रहा है जैसा जलवायु परिवर्तन के कारण, वो ओवरफ्लो हो जाता है। उसी के कारण हम लोग बोलते हैं इसको ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स बोलते हैं। और दूसरा तरह से क्या है कि ये पानी का क्वांटिटी, मात्रा कम हो जाएगा फ्यूचर में, भविष्य में। एक तो है शॉर्ट टर्म में फ्लड आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, और दूसरा है कि इसका बिकॉज आपका ग्लेशियर का मेल्टिंग हो जा रहा है ना, फ्यूचर में बहुत कम होगा। अभी स्लोवेनिया एक देश है और वेनेजुला, ये दो देश में ऑलरेडी पूरा उसके पास जो ग्लेशियर्स था पूरा अभी कंप्लीटली वो ये हो गया, एंड हो गया है। मतलब ग्लेशियर के लिए आपको मिनिमम 10 हेक्टेयर के एरिया को मानते हैं, वो कम हो गया। मेरा कहने का ये है कि उसको कैसे हमको प्रोटेक्ट करना है। वहाँ मुख्य रूप से जब ठंडा मौसम है उसमें पानी को लेकर आने के लिए
क्या क्या सिस्टम करना पड़ेगा, उसमें पाइपलाइन का सिस्टम जो हम लोग जो प्रेशर भी ज़्यादा क्रिएट करके ये देना पड़ेगा, प्रेशराइज पाइप इरिगेशन सिस्टम के द्वारा इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा उसमें ध्यान देने के लिए चर्चा हुआ था। भारत सरकार की तरफ से बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है। इसमें टेम्परेचर रेगुलेशन, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके उसको पानी को जो ये वाला मतलब सॉलिडिफाइंग आइस फॉर्मेशन ना होने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए भी ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर इस दिशा पर भी कार्य किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। राकेश जी, हमारे दोनों विशेषज्ञों ने आपके दोनों ही सवालों का जो जवाब है आप तक पहुंचा दिया है और आप जैसे डॉक्टर ऋतु ने भी कहा कि राखी की प्राकृतिक खेती जो है आप निश्चित तौर पर यहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक लगातार पहुँचाई जा रही है। हमारे विशेषज्ञ उनके सवालों के जवाब उन तक पहुँचा रहे हैं। इस सिलसिले को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में, फसलों में जल प्रबंधन के बारे में। कोई सवाल है आपके पास, जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमारे टोल फ्री नंबर पर फोन कीजिए या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, या फिर हम आपको बता दें कि ईमेल आईडी पर मेल करके भी अपने सवाल जो है आप हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में हम उन्हें जरूर शामिल करेंगे। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो योगेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो हेलो जी मैडम जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आपसे गुजारिश, अब टीवी पर ध्यान मत दीजिए, फोन पर हमसे बात कीजिए और अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे विशेषज्ञ महोदय थे कि आपका ये जो छेना आता है मोटे अनाज में, ये हम एक वर्ष में 4 बार कम से कम इसको एक बार बोने के बाद 4 बार काटते हैं। ये 60-65 दिन की फसल है और ये प्रति एकड़ 4 से 5 कुंटल आ जाती है, 6 कुंटल तक भी आ जाती है जी। तो इसमें पोषण प्रबंधन में हमको क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल, डॉक्टर ऋतु आपके लिए है सवाल। चीना की बात करिए आपने, जी जी। तो इसके पोषण इनमें तो वैसे ही आपका, अगर हम वैसे बात करें कि अगर आपने खेती के समय में डालना पोषण की बात कर रहे हैं या तो इसमें आपको अगर इतनी ज़्यादा, मैंने कहा ना कि इसमें आपको इतने ज़्यादा हमें उर्वरक रसायन देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपके ये रफ एंड टफ हैं, इनमें पानी की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। आप साधारण खेती के तौर पे इसको कर सकते हैं। और ये जो खुद अनाज आपका चीना ही है, ये आपका पोषणता से वैसे ही भरपूर है। इसमें आपका रेशा, प्रोटीन और आपका कहेंगे आयरन है, कैल्शियम है, ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है इनमें, अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखना चाहें तो। और खेती में अगर करें तो उसमें इतनी ज़्यादा हमें कुछ इसको देने की आवश्यकता नहीं है। जो हमें प्रकृति की हमारी जो चीज़ें हमारी आ रही, हमारी खाद आ रही, गोबर की खाद आ रही है, उसी का इस्तेमाल कर लें, या केचुआ खाद आ रही है उसी का इस्तेमाल कर लें, तो उसी से आपका इनका जो पोषण है वो काफ़ी अच्छा सुधर सकता है। और यही मैं इसमें और कहना चाहूँगी, अब हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी किस्में भी जारी कर दी है जिसको हम बायो फोर्टिफाइड कहते हैं, यानी कि उनमें कुछ ऐसे गुण डाल दिए गए हैं पोषण के और ज़्यादा गुण, जैसे मान लीजिए उसमें आयरन की मात्रा और ज़्यादा डाल दी उस वैरायटी में, किस्म में कह दीजिए, तो उनको भी आप लगा के उनकी पोषणता का और ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। पर आपको इसको पता करना होगा कि आपके यहाँ पे कौन कौन सी चीना की बायो फोर्टिफाइड किस्में हैं जिनको आप आसानी से लगा सकते हैं।
बिल्कुल, तो क्या विकल्प है आपके लिए, हमारे विशेषज्ञ ने आपको यहाँ पर बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर ब्रह्मानंद का रुख करना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारे जो किसान हैं वो भूमिका निभा सकते हैं कि वर्षा का जल संचयन करें, सही तरीके से जल का इस्तेमाल करें, इसके लिए टपक सिंचाई, स्प्रिंकलर विधि जो है, इनके बारे में क्या कहेंगे, कितनी इंपॉर्टेंट है ये? हाँ जी, टपक सिंचाई का महत्व बहुत है, स्प्रिंकलर का भी। इसको हम लोग एक्चुअली माइक्रो इरिगेशन कहते हैं। तो माइक्रो इरिगेशन को इसलिए प्रमोट करते हैं, जैसा पर ड्रॉप मोर क्रॉप के जो स्कीम है हमारा, जो भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर में, इसमें बहुत अच्छा महत्व दिया जा रहा है। और इसमें इन दोनों को मुख्य रूप से टपक और स्प्रिंकलर दोनों को अच्छी तरह से प्रमोशन किया जाता है। हमारा पास अभी 16.7 मिलियन हेक्टेयर्स तक माइक्रो इरिगेशन के एरिया की बढ़त हुआ है अभी। उसमें सबसे ज़्यादा स्प्रिंकलर का ज़्यादा है, 9 मिलियन हेक्टेयर्स, और 7.7 मिलियन हेक्टेयर्स ड्रिप का है। लेकिन समस्या यही है कि इसमें अच्छा चीज़ ये है कि 5 राज्यों में 6 राज्यों में मैक्सिमम, मतलब जैसा 80 to 85% टोटल एरिया जो है, जो हम लोग बात कर रहे हैं जो माइक्रो इरिगेशन का, उसी के अंदर में है। जो अलग और दूसरा राज्य है उसमें भी बहुत पोटेंशियल है। इसके लिए पोटेंशियल एस्टिमेट किया गया माइक्रो इरिगेशन के लिए, टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर के लिए, इसको लगभग 78 मिलियन हेक्टेयर्स तक पोटेंशियल है। एक उत्तर प्रदेश में ही 2 मिलियन हेक्टेयर्स की पोटेंशियल है, लेकिन अभी बहुत कम एरिया में ये है। तो इसमें क्या है कि धीरे धीरे किसान भाइयों को माइक्रो इरिगेशन की तरफ अगर लेकर जाएंगे तो कम पानी, क्योंकि मैंने जैसा बताया वाटर रिसोर्सेस कम होता जा रहा है जलवायु परिवर्तन को सामने करते हुए, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग माइक्रो इरिगेशन में क्या होगा, आपके पास कम पानी को ज़्यादा एरिया में ये सब फसलों को ये दे सकता है। इसमें क्या होगा, वाटर यूज एफिशिएंसी के बढ़त के साथ आप न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है। तो ये दोनों के कारण उसका ऑटोमेटिकली अच्छा तरह से यील्ड आएगा, पैदावार अच्छा आएगा, उसके साथ किसान भाइयों को मुनाफा होगा, मुनाफा यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल, और जल भी जो है कम मात्रा में उपयोग होगा और अच्छी तरह से उपयोग होगा, जिससे हमारे किसानों को सीधे तौर पर लाभ ही मिलेगा। आइए बढ़ते हैं आगे, अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अगरतला त्रिपुरा से फोन लाइन पर, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे इधर तो धान की खेती ज्यादा होता है, तो इसमें बारिश भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसका सिंचाई का मतलब कि कैसे क्या, क्योंकि एसआरआई सिस्टम से हम धान लगाते हैं तो इसमें पानी का ज्यादा मात्रा नहीं चाहिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सिंचाई की जो ड्रेनेज सिस्टम कर हुआ है, लेकिन भी वहाँ पर तो धान वगैरह ज्यादा हो जाते हैं, तो इसका भी सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी पानी ज्यादा के कारण से जहाँ ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल, धान की फसल के संदर्भ में बात करना चाहते हैं कि पानी के प्रबंधन के बारे में बताएं। हाँ, जिन्होंने जैसा बात किया था त्रिपुरा से, उन्होंने फ़ोन किया था अविनाश जी ने। जी। तो वहाँ जो परिस्थिति में जो धान की अच्छी तरह से, बहुत अच्छी एरिया में धान की कल्टीवेशन होता है जी। इसलिए होता है कि वहाँ जो एसिडिक सॉइल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादा है, उसको धान ने अच्छी तरह से ये कर लेते हैं। वहाँ का जो अच्छी तरह से इसका रेजिलियंस है, मतलब उसका क्षमता है, लेकिन उसमें एक ही समस्या है कि कभी कभी पानी जो जिस तरह से एक ही बार ज़्यादा क्वांटिटी में आके, जैसा बरसात के कारण वो बाढ़ की परिस्थिति भी आ जाता है। तो उसमें हमने असम में भी काम किए थे, मेघालय में भी, जिसमें क्या होगा कि जब इस तरह का बाढ़ की जो परिस्थिति आता है, उसके लिए हम लोग एक कंटिजेंसी क्रॉप प्लान्स डेवलप किया है ICR की तरफ से, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की तरफ से। इसमें ICR, क्रीडा और दूसरा इंस्टीट्यूट्स और कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी उसमें अपना प्रयास दिया है। तो उसमें क्या है कि अगर बाढ़ किस तरह से किस पीरियड में आएगा, जैसा कि अगर आपको बिगिनिंग पीरियड में आता है तो पूरा फसल अगर धान नष्ट हो जाता है, तो उसके बाद भी किसान के पास समय है कि फिर एक शॉर्ट ड्यूरेशन वाला धान की वैरायटी को फिर लगा सकता है। अगर वैसा नहीं है, अगर वो मिडिल स्टेज में आया है बारिश का, मतलब आपका रेनी सीजन में, तब उनके पास धान के लिए चॉइस नहीं है। उसके लिए उनको दूसरा फसल, जैसा कि रबी फसल में जो करेगा, उसको थोड़ा एडवांस करना पड़ता है। तो इस तरह का हम लोग एक प्रणाली बनाते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है, अभी बाहर में हम लोग का वेबसाइट में भी अवेलेबल है, सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ क्या है कि इस तरह का स्थिति जब आता है, बाढ़ आने के बाद किसान को कितने फास्टली अपना क्षमता को बढ़ाने के लिए
आपको उनको एक पोस्ट फ्लड मैनेजमेंट हम बोलते हैं, उसको करना पड़ेगा। और एक चीज़ है कि जैसा बिहार में हमने किया, जैसा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मुजफ्फरपुर जिला में किए थे, उसमें क्या है, धान के जब नष्ट हो जाता है तो किसान के लिए, कुछ किसान के पास ज़्यादा नष्ट होता है, किसी के पास दूसरा गांव में थोड़ा कम नष्ट होता है, क्योंकि पानी का कितने लंबा समय पानी रहा, कितना गहरे में रहा। तो उसको देखते हुए हम लोग सैटेलाइटिक इमेज यूज़ करके, व्यवहार करके, उसको पानी का डेप्थ और ड्यूरेशन दोनों को मेज़र करके, माप के, उसके लिए एक सूचिका बनाया था। सूचिका बना के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जिस तरह से लक्ष्य है, जैसा कि इंश्योरेंस देने के लिए, उसमें बाढ़ की परिस्थिति में भी इंश्योरेंस मिलता है, तो उसमें गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए हम लोग रिसर्च की तरफ से एक सूचिका बना के दिया। तो उसमें क्या होगा, किसान को कितने ज़्यादा लॉस होगा उसको ज़्यादा इंश्योरेंस की प्रोपोर्शन मिलेगा, जिनका कम है उसको कम मिलेगा। तो ये मैंने 3 मुद्दा इसमें बता रहा था। एक तो जैसा धान को कितने जल्दी अगर वो लॉस हो गया, नष्ट हो गया, तो उस तरह के केस में कितने फास्टली, किस पीरियड में नष्ट हुआ, उसकी बेसिस में प्रणाली बनाना। और दूसरा चीज़ है कि किसान को पोस्ट फ्लड मैनेजमेंट में हेल्प करना है, तो उसको कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसको प्रशिक्षण देके फास्टली क्या क्या अल्टरनेट क्रॉप्स है उसको जल्दी उसको ये करना है। और तीसरा तो इंश्योरेंस के हिसाब से भी उनको हम लोग अच्छी तरह से, जिनका लॉस ज़्यादा हुआ है उनको ज़्यादा पैसा, इंश्योरेंस पैसा मिलना चाहिए। उसके लिए सूचिका भी हम लोग टेक्निकली हम लोग की तरफ से है, SAR की तरफ से है। बिल्कुल, तो इस तरह के प्रबंधन यहाँ पर किए जाते हैं जिससे हमारे किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और अविनाश जी, जैसे हमारे विशेषज्ञ से आपने सवाल पूछा था, हमारे विशेषज्ञ ने विस्तृत तौर पर आपको जवाब यहाँ पर दिया है। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर ऋतु का मैं रुख करना चाहूँगी। आपने बताया कि तमाम तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं बनाए जा सकते हैं, और चाहे हम घरेलू इस्तेमाल की बात करें, चाहे हम व्यावसायिक तौर पर हम बात करते हैं। लेकिन जब हम व्यावसायिक तौर की बात करते हैं, ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम मार्केटिंग को समझें, ब्रांडिंग को समझें। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जी, बहुत अहम है, क्योंकि आपका मार्केटिंग आप सीख तो लिया हमने, पर उसी सीखे हुए को, उत्पाद को बाजार में कैसे लाना है वो हमें जानना है। तो जहाँ से भी आप प्रशिक्षण लेते हैं वहाँ पे भी इसकी जानकारी दी जाती है कि आपने मार्केटिंग कैसे करनी। मार्केटिंग सबसे पहले आता है जो आपने उत्पाद बनाया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या इसको लेने से फ़ायदा है, तो उसकी जानकारी आपने देना। फिर पैकिंग आपकी कैसी होनी चाहिए वो आपने बहुत ध्यान में रखनी है, ताकि आपके उत्पाद की शेल्फ लाइफ है वो भी बड़ी रहे और लोगों को भी देखने में भी आकर्षक लगे। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब जानकारी जो है आपको प्रशिक्षण के दौरान दी जाती है। और जैसे आपने किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र से लिया, या हैदराबाद में हमारा कदन्य संस्थान ही है जो इस पे आपके मोटे अनाज की फसलों पे सारा काम करता है, जिसमें प्रसंस्करण के लिए भी उनके यहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने कर रखा है कि आप वहाँ से व्यावसायिक प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। और उसके बाद वो आपको प्रोजेक्ट पूरा बना के भी देते हैं कि कैसे आपने कोई भी आप फला उत्पाद आप लेके एक पूरा प्रोजेक्ट बनवा के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे इसके लिए आपको जानकारी लेने की बहुत ज़रूरत है। जानकारी पूरे अच्छे से लें और उसके बाद, और पहले आप आसपास देख लें कि क्या हमारे पास उत्पाद है, तभी उसकी मार्केटिंग के लिए आए। पहले हम सीख लें फिर मार्केट में जाएं, नहीं, पहले आप मार्केट का सर्वे जरूर करें कि कैसे उत्पाद आ रहे हैं और कैसे आपका अलग उत्पाद कैसे हो, ये आपको बहुत जरूरी पता होना चाहिए, तभी आप मार्केट अच्छे से कर पाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारी विशेषज्ञ ने यहाँ पर आप तक पहुँचाई है। बढ़ते हैं आगे, करनाल हरियाणा से शीला देवी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, हमारे खेत में बहुत ज्यादा कबाड़ पैदा होता है और दिल्ला बहुत ज्यादा जमता है, तो उसका कुछ उपाय हो सकता है? क्या ज्यादा उत्पादित होता है? दिल्ला एक तरीके का कबाड़ होता है जो खेत में उगता है, तो वो बहुत ज्यादा होता है फसल के अंदर। वीड, खरपतवार, क्या कहेंगे डॉक्टर ब्रह्मानंद आप इनको? नहीं, खरपतवार अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको अलग अलग, मतलब एक इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट प्रैक्टिस के हिसाब से उसको जाना पड़ेगा। उसमें मुख्य रूप से उसको किस समय में खरपतवार को नियंत्रण करेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसका महत्व ज़्यादा है। क्योंकि फसल और खरपतवार के बीच में, जो मुख्य फसल और खरपतवार के बीच में बहुत कंपटीशन होता है। और जनरली क्या होता है, अगर उसको अच्छी तरह से अगर हम फसल के एडवांटेज में लेकर जाएंगे
तो खरपतवार को नियंत्रण करना इजी होता है। तो जैसा उसमें केमिकल कंट्रोल, जैसा हम लोग वीडिसाइड्स की बात करते हैं, तो वीडिसाइड्स में क्या होता है कि जैसा सपोज हम लोग बात करेंगे, फसल को आप लोग सोइंग कर लिया है, सोइंग करने के बाद इमीडिएटली एक प्री एमरजेंस हेर्बिसाइड हम बात करते हैं, जैसा पेंडीमिथालिन जैसा, इस तरह का जो हेर्बिसाइड है ये क्या है, खरपतवार को नाश करता है। तो इसको अगर हमने इमीडिएटली डालेंगे तो आपको ऑलमोस्ट लाइक 20-25 दिन तक इसका आपका संरक्षण मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या है, आइदर पोस्ट एमरजेंस हेर्बिसाइड यूज कर सकता है, क्योंकि उस समय तो ऑलरेडी फसल आ गया, मुख्य फसल तो बाहर आ गया। अदरवाइज जैसा बहुत राज्यों में जैसा होता है, जैसा हैंड वीडिंग भी, जहाँ आपका लेबर अवेलेबिलिटी है, ह्यूमन लेबर, तो वहाँ हैंड वीडिंग के साथ भी उसको कर सकता है। और बाद में फिर 20-25 दिन के बाद फिर आप पोस्ट इमरजेंसी हेर्बिसाइड, मैं इसलिए बोला इसको एक इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट हम बात करते हैं, तो ये कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि जैसा अभी DSR है, डायरेक्ट सीडेड राइस है, तो डायरेक्ट सीडेड राइस में इनका समस्या ज़्यादा है, क्योंकि क्या होता है कि जनरली जो ट्रांसप्लांटेड राइस है इसमें पानी फील्ड में रहता है, तो वो खरपतवार को कंट्रोल करता है जी। लेकिन जब डायरेक्ट सीडेड राइस में खरपतवार ज़्यादा बाहर आ जाता है, ये एक मुख्य समस्या है। तो इसके लिए हमारा पास एक ऑप्शन है, जैसा हमारा IARI की तरफ से, ICR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से एक आपका जो वीडिसाइड रेसिस्टेंट वेराइटीज़ उसका डेवलप हुआ है। उसको एक पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985, ये दोनों वैरायटीज़ जो है इनका वो क्षमता है, जैसा कि इसके लिए आपको ऑटोमेटिकली इस वैरायटी का अंदर में ही वो क्षमता है, तो जिसके कारण अदरवाइज DSR में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कम होगा। तो इसका मतलब है कि इसमें अलग अलग पद्धति से आइदर केमिकल जैसा खरपतवार नाशक यूज करें, अदरवाइज आप हैंड वीडिंग जैसा मैनुअल रूप से करें, और इस तरह का जो जेनेटिकली जो इम्प्रूव हुआ है, जैसे वैरायटीज में जो परिवर्तन आया है, जिसको व्यवहार करके हमने कैसे उसको खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं, नियंत्रित किया जा सकता है। तो शीला देवी जी, यहाँ पर कई विकल्प हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिए हैं, जिसके अनुसार आप वो कर सकते हैं खरपतवारों का नियंत्रण। बढ़ते हैं आगे, मध्य प्रदेश से गोपाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो 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 जी नमस्ते। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछे अपना सवाल। हाँ, ये पूछ रहे थे मैम, मेरे यहाँ पर टमाटर लगाए हुए से पानी भर जाता है, और पानी की निकासी के लिए क्या किया जाए? बिल्कुल, टमाटर का खेत है, जल भराव हो जाता है, निकासी के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में आपको जवाब जरूर देंगे गोपाल जी, लेकिन उसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतजार। हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कई मजा आइए, देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ DD किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। बात हो रही है मोटे अनाजों के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में और साथ ही साथ फसलों में जल प्रबंधन के बारे में। आपके पास कोई सवाल है जल्दी से अपना फोन उठाइए क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। ब्रेक पर जाने से पहले गोपाल जी मध्य प्रदेश से पूछा था इन्होंने सवाल कि टमाटर का खेत है, जल भराव की समस्या है, निकासी के लिए क्या किया जा सके, क्या कहेंगे डॉक्टर ब्रह्मानंद आप हमारे किसान भाई को? हाँ जी, जैसा जल प्रबंधन में जैसा जितना बारिश के पानी को जैसा हम लोग बात कर रहे हैं, जल संचयन की बात कर रहे हैं, स्टोरेज की बात हो रहा है, जितना सिंचाई के लिए हम लोग को पानी को डायरेक्ट करना जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा ड्राइनेज जैसा निकास की जो बात हो रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से हम लोग को उसको देखना पड़ेगा। तो मुख्य रूप से क्या होता है कि जितना फील्ड्स है, किसान भाइयों को जो फील्ड्स है अगर वो एक ही लेवल का है तो उसमें क्या होता है कि जैसा उसको निकास करने के लिए साइड में जनरली क्या करता है वो मिट्टी को काट के पानी को बाहर निकास करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन क्या होगा अगर ये पूरा कम्युनिटी एंगल में पूरा सबका अगर भर्ती हो गया, क्योंकि एक बड़ा हेवी डाउनपोर आया है, बारिश जैसा हम लोग दिल्ली में भी एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें उनके पास ऑप्शन बहुत कम है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ही उन्होंने जो एक रेज्ड बेड की पद्धति में अगर वो करेंगे तो उसका जो हाइट जो है ना, जिस ऊंचाई में ये इसका जो ये होगा, जैसा सोइंग से लेके आपका नर्सरी से लेके प्लांटिंग होगा, तो उसमें क्या होगा उसको अच्छी तरह से एक ये प्रोटेक्शन मिल जाता है। ये एक बहुत अच्छी प्रणाली है और जिसमें उनको कम खर्चा में फार्मर्स कर सकता है। और दूसरा है जैसा प्लांटिंग मेथड में भी, जैसा कि रेज्ड बेड हम लोग बेड की बात किया, सिमिलरली आप फर्रो में हम लोग सिंचाई देंगे और रेज्ड वाला आपका बंड में आपने उसको प्लांटिंग करेंगे, तो ये भी एक अल्टरनेट फर्रोस में आप इरिगेशन देंगे, ये एक पद्धति है। और अगर ये बहुत कम्युनिटी लेवल में प्रॉब्लम हो रहा है, टमाटो जैसा बहुत फसल है, वो पानी ज़्यादा होगा तो दान छोड़ के दूसरा फसल जो है ना वो विल्टिंग हो जाएगा और उसका लॉस हो जाता है। उसके लिए अगर हॉरिजॉन्टल ड्रेनेज नहीं हो पाता है तो आजकल दूसरा एक ऑप्शन है वो वर्टिकल ड्रेनेज करना पड़ेगा। तो वर्टिकल ड्रेनेज करने के लिए आपको वर्टिकल शाफ्ट्स और वेल्स के द्वारा उसको कर सकता है, निकास कर सकता है, लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा खर्च इसमें इन्वॉल्व होगा। इसको एक कम्युनिटी बेसिस में अगर, बिकॉज मैंने जो बताया अगर सबका ये समस्या है और रेगुलर फीचर है तो कम्युनिटी बेसिस में जैसे ग्राम पंचायत और वाटर यूजर एसोसिएशन ये सब मिलके इसको गवर्नमेंट की जो स्कीम की द्वारा अगर ये सपोर्ट लेके अगर करेंगे, ये सबके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर समस्या जो है, हर समस्या का समाधान उपलब्ध है, बस आपको यहाँ पर जागरूक होने की ज़रूरत है, जो हमारे विशेषज्ञ ने भी आपको विस्तार से यहाँ पर जानकारी दी है उसके प्रति। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर ऋतु आपके पास आना चाहेंगे। खाद्य प्रसंस्करण की बात करें तो महिलाओं का जो तस्वीर है हम कहेंगे कि जहन में आ जाती है, तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मोटे अनाज का जो खाद्य प्रसंस्करण है किस तरह से लाभकारी साबित होता है? जी बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं के हमारी रुचि भी रहती है खाद्य कुछ नए उत्पाद बनाने में, तो उनका बहुत अच्छी भूमिका और बहुत अच्छे से निभा सकती है और निभा भी रही हैं। तो महिलाओं का साथ अब ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि समूह के रूप में उनको आगे आने के लिए कहते हैं कि एक समूह बना लें 10 से 12 महिलाओं का या 20 महिलाओं का, और फिर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और फिर उसके बाद वो प्रशिक्षण लेके, क्योंकि समूह बन गया तो फिर उनको ऋण भी आसानी से मिल जाता है। कई हमारी योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, बैंक की योजनाएं हैं, जिनके द्वारा उनको ऋण मिल जाता है। और फिर उसके हिसाब से जो मशीनरी उसमें चाहिए प्रसंस्करण के लिए वो लेके और अलग अलग उत्पाद बना के बाजार कर सकती हैं। और बाजार करने के लिए भी समूह के रूप में अगर जब आती हैं तो उनको बाजार आसानी से उपलब्ध होता है, क्योंकि कई योजनाओं में उनको शामिल किया जाता है कि आजीविका मिशन है उसमें उनको कर लिया जाता है, आपका लाइवलीहुड मिशन है उसमें समूह को शामिल कर लिया जाता है। तो कई प्रदर्शनियों में इन लोगों को भाग लेने का मौका मिलता है और अपने उत्पाद को दिखाने का मौका मिलता है। तो महिलाएं इसको बखूबी निभा सकती हैं और निभा रही हैं। बिल्कुल, जो महिलाएं जो हैं वो इस दिशा में बिल्कुल सक्रिय हैं और अच्छी भूमिका यहाँ पर निभा रही हैं। अगर हम बात करते हैं उनके सशक्तिकरण की, तो खाद्य प्रसंस्करण भी बहुत ही अच्छा हम कह सकते हैं जरिया बन सकता है। स्वरोजगार के लिए भी एक बहुत अच्छा माध्यम कह सकते हैं डॉक्टर ऋतु? बिल्कुल है, बिल्कुल स्वरोजगार के लिए भी है। कोई एक अकेला इंसान भी इसको काम को शुरू कर सकता है, समूह के रूप में कर सकता है। अकेला इंसान भी, चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, कोई भी इसको कर सकता है। पर आपको सही प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है और उसके बाद उसको
बाजार करने की आवश्यकता है। ये ज़रूर ध्यान रखें कि सीधा ये नहीं कि हम सीधा बाजार करने ही चल दें, तो पहले प्रशिक्षण जानकारी ज़रूर लें उसके बारे में और फिर आप जा सकते हैं। आपके पास योजनाएं, आपको सरकार आगे आने के लिए तैयार है। हमारा भारत सरकार का खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट करके योजना है, उनका भी लाभ उठा के आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो आगे बढ़ना है हमारे सरकार द्वारा, और हम कह सकते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा भी यहाँ पर आपको पूरी मदद मुहैया करवाई जाती है। बिल्कुल, अंतिम सवाल है डॉक्टर ब्रह्मानंद आपसे, क्या कहेंगे हमारे किसानों को, क्या संदेश रहेगा आपका हमारे किसानों को जल प्रबंधन के प्रति? हाँ, मैं यही बताता हूँ कि जो अपना जगह में जितना बारिश हो रहा है उसको, जैसा जहाँ भी वो बारिश गिरता है उसको कितने अच्छी तरह से हम लोग उसको स्टोरेज किया जाए। जल संचयन का मुख्य रूप से हम लोग उसको पहले वहाँ कैसे हम उसको इकट्ठा करके एक स्टोरेज कैपेसिटी कैसे बढ़ाना है, ये उनका क्षमता ऐसा बढ़ा देगी कि जैसा अमृत सरोवर में हम लोग देखा, अमृत सरोवर वाटर, एडिशनल वाटर क्रिएट करने के बाद बहुत अच्छी तरह से कमांड एरिया बढ़ा है। जैसा फसल की आप एडिशनल एरिया में आपका क्रॉपिंग हुआ है, उसके कारण हम देख रहे हैं अभी जितना रिजल्ट अभी हम इस बार जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है उसमें मुख्य रूप से बहुत कारक है, उसमें ये भी एक कारक है। भारत सरकार की जो स्कीम्स है, जैसा जल प्रबंधन के लिए किसान इकट्ठा होके एक कम्युनिटी बेसिस में वो अगर ये करेंगे, मतलब मोटिवेट होके करेंगे, और वाटर यूजर एसोसिएशंस का और गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम्स का और हमारा रिसर्चर्स का, जैसा हमारा जो ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने जैसा विकसित कृषि अभियान जो लगाया है VKSA का, ये VKSA अभियान में भी जैसा अच्छी तरह से हमारा जो आलोचना है, हमारा जो रिसर्च रिजल्ट्स जो है फील्ड तक जा रहा है। सो विकसित कृषि का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। बिल्कुल, इसके कारण हम लोग जल प्रबंधन को बहुत आगे लेकर जा सकता है। बिल्कुल, जैसा मैं एक ही पॉइंट बोलूंगा, ऑटोमेटेड इरिगेशन का भी आजकल बात होता है, डिजिटल एग्रीकल्चर का, उसके लेकिन सेंसर्स का कॉस्ट ये सब अभी भी थोड़ा और भी कम करना पड़ता है। ये सब चीज को भी हम लोग परिष्कार करके फार्मर को अच्छी तरह से लार्ज स्केल में अडॉप्ट करके उनका मुनाफा कैसे बढ़ाना है और खाद्य सुरक्षा कैसे होना है, हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल, और कोशिश की भी जा रही है हमारे किसानों को यहाँ पर हर मदद मुहैया करवाने के लिए। बिल्कुल, आप दोनों ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी, हमारे सभी दर्शकों को आज के कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप यहाँ पर उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। तो किसान भाइयों बहनों, जाना आपने कि किस तरह से आप मोटे अनाजों का खाद्य प्रसंस्करण करके अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान कर सकते हैं, अच्छी सेहत हासिल कर सकते हैं। फसलों में जल प्रबंधन के बारे में तो जानकारी आपने हासिल कर ही ली है। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में बता दें आपको, हम कार्यक्रम में शामिल करने वाले हैं 2 महत्वपूर्ण विषय, जो कि रहेंगे खरीफ में मिर्च की खेती, और साथ ही साथ हम आपको जानकारी देंगे अमरूद की बागवानी के बारे में। आपके पास कोई सवाल है, जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमारे जो ईमेल आईडी है उस पर आप मेल कर सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। और साथ ही साथ आपको बता दें, डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800113060, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने जो सवाल है उन्हें रिकॉर्ड करवा सकते हैं, उन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। साथ ही आपको जानकारी दे दे, दोबारा देखना चाहते हैं हमारा एक कार्यक्रम, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और तमाम जो जानकारियां हैं आप पुनः हासिल कर सकते हैं। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में फिर हम होंगे हाजिर नए विषय, नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार। तुम्हारा फॉर्म भर गया है, पहला राउंड 10 मिनट में शुरू हो जाएगा। वो जो ब्लॉक नंबर 3 है ना, दैट्स योर प्लेस, वहाँ जाके खड़ी हो जाओ। और उसके पहले प्लीज ये अपना हुलिया चेंज करके आओ। तो ये सलवार कमीज पहन के कंपटीशन के लिए जाएगी? इज इट अलाउड? तुम मेरे साथ compete कर रही हो, तुम्हें भी याद रहेगा कि तुम किससे हारी हो। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर, सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे, DD नेशनल पर। किस फसल की क्या है चाल?
इस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।